आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपकी बीपीएससी एडीओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए, गिन के 70 दिन के आसपास बचे हुए हैं और बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स का भी डेट आज आ चुका है। तो ऐसे में एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि जो बीपीएससी है वो एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक एक चीज़ वहीं से उठा रहा है। तो आइए हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री के पार्ट 1 को आज ख़त्म करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उसके बाद कल सेकेंड पार्ट ख़त्म करते ही पूरे तरीके से क्लास 9th के साइंस को ओवर करते हैं। 10th का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल से। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बेसिक जो यूनिट है वो क्या है। सबसे जो बेसिक यूनिट वो एटम्स है। एक साथ मानिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मिनट, ये मैंने बताया ये एटम है, ये सबसे बेसिक यूनिट है। अगर एक से ज़्यादा एटम मिल गए, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम मिल गए तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बन गए तो ये बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक से ज़्यादा कंपाउंड मिल गए तो ये बनाते हैं मिक्सचर। तो ये आपको याद रखने की बेसिक यूनिट क्या है, एटम। मोर देन वन एटम मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बहुत सारे मिल गए तो कंपाउंड, कंपाउंड बहुत सारे मिल गए तो मिक्सचर। ये हायरार्की चलता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, एटम। यहाँ पर एनसीईआरटी आपकी बता रही है कि एक स्टेज आएगा कि जिसके बाहर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। वही जो सबसे छोटा है उसी को एटम या हिंदी में परमाणु बोला गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी यही आपकी बोल रही है। ठीक है, और अगली एरा में जो था डेमोक्रेटस ने ये बोला था कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जिसके बाद कुछ टूटेगा ही नहीं। तो जहाँ पे सब रुक जाएगा, अब उसके आगे टूटेगा नहीं, इसी को बोला जाता है एटम। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है। अब एवी लेवोजियर ने जो है सो दो बेसिक फाउंडेशन दिया था। ये आपको मैंने क्लास 11th में भी बताया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही बोल रहा है कि इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था। तो याद रख लीजिए, एंटियोनॉन एल लेवोजियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ भी। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों बोलता क्या है। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस में जो पहला है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके तहत आप ये देखिएगा कि एक वो बोला जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ले रखा है, इसको स्टार मार्क कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि मास को ना हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो इसका है वो है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवोजियर और जो अदर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं ना, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं, और ईच कंपाउंड के पास जो एलिमेंट जो सेम होता है ना, वो किसी सेम प्रोपोर्शन में रहता है। ठीक है, मतलब जो भी कंपाउंड बना है तो उसका जो एलिमेंट होगा ना, वो अगर एक कंपाउंड है तो उसका जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा या फिर आप प्रोपोर्शन बोलेगा, वो सेम होगा जहाँ से उसको निकाला गया है। ये चीज़ एकदम बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे पानी में रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज हमेशा कभी भी देखिएगा तो 1:8 होगा। क्यों होगा 1:8? देखिए, H2O। ठीक है, ये चीज़ देखिए, H का 2 है, ऑक्सीजन का 1 का 16 है, तो 2 और 16 हुआ, तो इसको रेशियो में काटिएगा तो 1:8। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यही बात बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए, इन सब से जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से निकाल के जो मेन इसमें जो चीज़ पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बोलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, डाल्टन के अनुसार क्या था कि जितना भी मैटर है ये टिनी पार्टिकल से बना है, जिसको कि हम एटम बोलते हैं, और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पहला। दूसरा, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दूसरा। ठीक है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। तीसरा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एटम जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि कंपाउंड बना पाए, बिल्कुल सही। और किसी भी कंपाउंड में जो एटम का जो रिलेटिव नंबर है वो कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, किसने दिया, क्या था, पहला चीज़। इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा।
और अगर आप ये लाइन देखना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या एग्जैक्टली बोलता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि केमिकल सब्सटेंस में जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। ये लिखा होगा यहाँ कहीं, ये रहा। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब वही एटम का डेफिनेशन वगैरह बता रहा है, तो ये सब चीज़ आपको पता होगा। ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल होते हैं, मैंने आपको ये इसका वो बता दिया, एटम मिल के क्या बनाते हैं, फिर आगे क्या होता है ये आपको भर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे सिंबल जो दे रखा जो डाल्टन ने यूज किया था, ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं ये सब से पूछा जाएगा, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखिए एटॉमिक मास वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। एटॉमिक मास वगैरह बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर फिर भी ज़रूरत है तो मैं एक बार बता देता हूँ। एटॉमिक मास का डेफिनेशन स्टार्टिंग में ये एनसीईआरटी बोल रही है कि स्टार्टिंग में देना बहुत मुश्किल था, ठीक है। बाद में जो है सो इसको जो है सो बराबर किया जाता है 1 मास ऑफ 1 कार्बन यूनिट के बराबर। मतलब कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर लेगा, तो एक 1/12 जो आप सुनते होंगे, इसको बराबर जो 1 AMU वगैरह जो यूज करता है वो इसी के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे एटॉमिक मास किससे कंपेयर करते हैं, तो याद रखिएगा 1 यूनिट ऑफ कार्बन, ठीक है। सिंपल है ये चीज़। आप अब ये सब चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि एल्युमिनियम का एल ये सब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास जो होता है ये बेसिक पता होगा आपको, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब एक से एक ज़्यादा एटम जो है कंबाइन करते हैं, केमिकली बाउंड करते हैं कोई अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, तो इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, बेसिक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए आर्गन मोनो एटॉमिक, हीलियम आपको पता है मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन O2 होता है तो डायटोमिक, हाइड्रोजन डायटोमिक H2, N2 डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक। अब P4 होता है, आपको पता है P4 मतलब फॉस्फोरिक, P4 टेट्राहेड्रल जो शेप होता है ये टेट्राएटॉमिक। और सल्फर बहुत सारा हो सकता है S2 S3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये सब चीज़ बेसिक है, इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं। आयन क्या है, ये सब चीज़ एकदम सिंपल है, चार्ज स्पेसीज को ही आप बोलते हैं आयन, ठीक है। ये बेसिक चैप्टर है, 9th का 11th में ये सब में मेन है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आउटलाइन आपको दे रहा हूँ तो आप देख लीजिए। अब बेसिक फार्मूला जैसे फॉस्फेट का PO4, सल्फेट का SO4, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, कैल्शियम का Ca2, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट वाला आपको देखिए, मोल कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद आपका कुछ बचेगा ही नहीं। मोल कंसेप्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। एन को, इसका मतलब हुआ मोल, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। बराबर किसी भी का मास, किसी का एलिमेंट का होगा या फिर किसी भी कंपाउंड का मास अपन मोलर मास। जिसका बात कर रहा हूँ, जैसे कार्बन का बात कर रहा हूँ तो कार्बन का मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का N/Na। Na मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर, ये N हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपको अगर ये तीनों याद है तो आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर हो सकता है मास अपन मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। ये चीज़ आपको पता होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसी पर मोल कंसेप्ट आपका जो आएगा इसी पर आएगा, ठीक है। अब बेसिक आप अपना इसमें देख लीजिए, यही चीज़ जो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। मेन इससे आपका काम इसी से हो जाएगा, मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इन सब को आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला यूनिट ऑफ किसका पूछ रहे हैं, CaCl2 का, ठीक है। तो Cl2 का कितना होता है, Cl का होता है 35.5, तो 35.5 × 2 71 हुआ। अब प्लस किसका है, Ca का तो 40 हो गया, तो 71 और 40 111, क्लियर कट। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया आप इससे अब आराम से समझ जाइएगा। मोल बराबर पूछेगा तो मास अपन मॉलिक्यूलर वेट N/Na, यहाँ से मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है मोल समझने का। अब देखिए यहाँ पर क्या मोल कंसेप्ट में बोल रहा है, ये रिएक्शन क्या बता रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट किया, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया किसके साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ,
तब जाके बना 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो मैंने बताया काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बराबर, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपन मोलर मास बोला, मास कितना होता है इसका, 52 ग्राम है कितना हीलियम का, और हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, तो 52/4 13। फिर क्या बोल रहा है, इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल बराबर, ये बताया ना आपको, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ऊपर देखिए बता रखा हूँ, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पहना दिया, आंसर आ गया, सेम चीज़ है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार वापस से, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। उम्मीद करूँगा कि अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गया होगा मोल कंसेप्ट। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आपको बनाना होगा, ठीक है, सेम चीज़ें ख़त्म कर लीजिए।